हर बार की भांति इस बार भी विधानसभा का मानसून सत्र अभी आहूत हुआ है, अभी तुरंत समाप्त हुआ है 4 तारीख को। इसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। पहले अपनी बात को रख लूँ, अगर आपका कोई विषय होगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। ये विधानसभा का सत्र 6 दिन का था, जिसमें एक दिन 28 तारीख जो है पहला दिन औपचारिकताओं में बीत जाता है। विधानसभा में कोई अगर उसका कोई विधायी कार्य हो और उसके बाद कंडोलेंस होकर के ये समाप्त हो जाता है, तो प्रैक्टिकली ये मंडे से फ्राइडे मतलब 31 से 4 इन्हीं 4 दिनों के लिए ये था। इस 4 दिनों में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी गतिविधियों में हम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये सत्र पूरी तरह से निराशापूर्ण रहा। इस बात को लेकर के कि जो जनता के जो बहुमूल्य विषय थे, सबसे पहले विषय था लॉ एंड ऑर्डर का, कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरे राज्य में खराब है। और अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो केवल क्राइम उसमें सम्मिलित नहीं है, उसमें घूसखोरी जो है ब्लॉक लेवल पर, थाना के लेवल पर, उसके बाद जो बालू कोयला की लूट और साथ में जो ड्रग का मेनेंस है, ये भी उसमें सम्मिलित है लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर। तो हम लोगों ने चाहा था कि इन सब विषयों पर चर्चा कराई जाए। दूसरा विषय था कि जो अभी सबसे बड़ा इस राज्य का समस्या है वो नियोजन का समस्या है, कि नियोजन जो नीति, स्थानीयता की नीति और नियोजन का नीति, ये जो सरकार लेकर के आई है, उसमें आज के दिन में 40% जो है बाहरियों के लिए फ्री कर दिया गया है नौकरी। तो क्या सरकार उसका वकालत करती है या उसके विरुद्ध फिर से कोई नियम कानून लाएगी ताकि यहाँ के लोगों का नियोजन होगा कि नहीं होगा? ये एक विषय था जिस पर हम लोग चर्चा चाहते थे। और तीसरा चर्चा था सुखाड़ को लेकर, जो कृषि में सुखाड़ की स्थिति जो बनी हुई है। अभी भी इतना मौसम भारी है, लेकिन अभी भी आप जाकर के देखिएगा तो पानी जो केवल नीचे का खेत है उसी में जमा हुआ है। हालांकि रोपा हो रहा है, लेकिन अगले 3-4-5 दिन में अगर बढ़िया से और बारिश नहीं होता है तो वो रोपा पर भी ग्रहण लगेगा। आज भी कितना पैदावार हो सकेगा ये कहना मुश्किल है। तो इन सब जो बेसिक विषय है, इन पर हम लोग चाहते थे कि चर्चा हो, ताकि राज्य की जो जनता है उसको इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार का जो है रुख यही था कि हम अपना जो एजेंडा जो किताब में छाप करके दिए हैं, जो एजेंडा पब्लिश है, उस एजेंडे पर ही हम लोग काम करना चाहते हैं। उस एजेंडे के अलावा दूसरा किसी एजेंडा को हम लोग परसों नहीं करेंगे। जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है विधानसभा का, जिसमें सर्वदलीय बैठक जो होता है, उसमें भी प्रथम दिन में ये बात हुआ था कि भाई मंडे को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इन सब विषयों पर सरकार का क्या रुख है। लेकिन मंडे से फिर जो है कोई कार्य समन्वय की बैठक ही नहीं बुलाई गई। सरकार चाहती थी कि इसको अवॉइड करें और उसने इसको अवॉइड भी किया। ऐसे में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, सिवाय इसके कि हम लोग प्रोटेस्ट करें और सरकार को बातें करें कि आप ये जो जनहित के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी आप चर्चा कराइए और चर्चा करा करके एक सकारात्मक फलाफल जो है वो प्राप्त हो। आप देख रहे होंगे कि सदन चल रहा था, सदन चलने के क्रम में ही बहुत सारी घटनाएं जो हैं घटित हो गई। सुभाष मुंडा जी एक
पुराने सीबीआई के नेता थे, उनके ऑफिस में घुस करके उनको गोली मार दी गई। ऐसे अनेकों घटनाएं। आखिरी दिन हमने देखा था अखबार में कि 5 साल की बच्ची को रांची के किसी स्कूल में बलात्कार की घटना उसके साथ हुई, जो कि रिपोर्टेड है। बगोदर में जो सरिया का घटना हुआ और तमाम सारी जो घटनाएं हैं, मतलब दूर तो छोड़िए, रांची जिला में ही जितना दिन विधानसभा चला उतने दिन में विभिन्न घटनाएं होती रही। हजारीबाग में भी अभी आप देख रहे हैं कि सरेआम गोली चल रहा है। कल एक अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट जिसको सुरक्षित माना जाता था कि अपार्टमेंट में चोरी होना मुश्किल है, तो कल दोपहर के समय में अपार्टमेंट में चोरी की घटना हो रही है। एक ज्वेलरी के दुकान में सिरमारी हुआ, न्यू एरिया में एक दुकान में फिर सिरमारी किया गया। और ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, इसका बाढ़ सा आ गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार का इंटरेस्ट केवल चूंकि विधानसभा चलाना है, नियम में लिखा है कि मानसून सत्र होगा तो किसी तरीके से इस मानसून सत्र को बिता देना है, इसी नियति से इन्होंने किया। अब सरकार के लिए जो विधानसभा में जो उपलब्धि रही, ये अगर आप देखिएगा तो सरकार के एक अंग कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी जी ने सार्वजनिक रूप से इस देश में रहने वाले 10 करोड़ जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया। उनका कहना था कि आदिवासी को इतना बुद्धि कहां से आती है, मतलब जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, उसके सेक्शन के बेसिस पर अगर बुद्धिमत्ता की बात आएगी तो उनको ये समझना चाहिए था कि इस देश की प्रथम महिला आज के दिन में जो है अपने काबिलियत के बदौलत पर वो राष्ट्रपति बनी हुई है, और उनका किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उनका जो काबिलियत है वो कम नहीं है। हम लोगों ने बाध्य किया कि ये तो भाई पूरा आदिवासी समाज का अपमान है। तब जाकर के उन्होंने, और कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी के जो नेता हैं आलमगीर साहब, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अब सवाल माफी पर ये उठेगा जरूर कि हम कोई बात जान करके बोल दें, तो अगर हम कोई बात अपने मुंह से बोल रहे हैं अनलेस कि वो कोई नाम हो, या हम राम का नाम लेना चाहते हो, श्याम का नाम निकल गया, तो ये सोच हो सकता है। लेकिन अगर कोई विषय अगर हम बोलते हैं तो वो हम अपने दिल की भावना से बोलते हैं। एक बार हम बोल दें उस भावना को और बाद में अगर उसका विरोध हो तो हम माफी मांग लें, ये कल्चर ठीक नहीं है। जो ट्राइबल हैं सम्मानित रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको ये कहना चाहिए कि जितने भी ट्राइबल हैं उनसे पीसफुल, उनसे शांति प्रिय लोग हिंदुस्तान में कम हैं। जितने भी ट्राइबल हैं उनसे शांति प्रिय लोग पूरे हिंदुस्तान में कम हैं। वो अपना जियो और जीने दो के फॉर्मूले पर चलते हैं, ना किसी को तंग नहीं करते हैं, और अपना जो है जीवन आनंद से बिताते हैं। इससे आगे अगर हम लोग बढ़े तो सरकार ने एक कमेटी गठित की थी पिछले बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल को देखने के लिए कि जो झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या स्थिति है। तो यहां बैठे हुए तमाम लोग जानते होंगे कि अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो केवल डिग्री बेचने का धंधा करती है। इसमें कोई ये नहीं है, इसको विधानसभा ने भी माना था और एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया था। अभी तक उस इंक्वायरी का कोई फलाफल नहीं निकला, लेकिन फिर से 2-4 यूनिवर्सिटीज को
पास करा दिया गया। इस बार भी बिल आया, चूंकि उनके पास मेजोरिटी है, बहुमत के आधार पर उनको फिर से पुनः जो है पास कर दिया गया। एक जो है मेडिकल का यूनिवर्सिटी का, सरकारी यूनिवर्सिटी का भी बिल इन्होंने लाया, जिसमें परंपरागत तरीके से गवर्नर, हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, गवर्नर ही चांसलर होते हैं, ये परंपरागत है। लेकिन इसके इतर इसमें जो है मुख्यमंत्री को प्रस्तावित किया गया कि वो चांसलर होंगे। उदाहरण दिया गया कि बंगाल का, उदाहरण दिया गया कि तमिलनाडु में ऐसा पहले हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में कुछ एक सुनियोजित तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों में संघीय ढांचा के साथ जो नेशनल फीलिंग है उसके इतर, उससे एक पंगा लेते हुए, उससे लड़ाई लेते हुए एक पैरेलल व्यवस्था कायम करने की प्रथा चली। अब यूनिवर्सिटी बनेगा जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, तो दो केंद्र जब एक जगह पर इन्वॉल्व होगा तो तकरार शुरू दिन से ही चालू हो जाएगा, पहला दिन से ही तकरार चालू होगा। इसमें इन्होंने और भी किया है कि जो अदर मेंबर्स जो होंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होगा, मुख्यमंत्री ही जो नॉमिनेट करेगा वही उसमें मेंबर होगा। तो मतलब हम और हमारे लोग ही उस यूनिवर्सिटी में होंगे। तो हमारा जो भी एजेंडा हो, मैं किसी एक दल को इसमें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। आज एक दल की सरकार होगी, कल किसी दूसरे दल की सरकार होगी, तो कल अगर कोई जो दूसरा दल का सरकार आएगा तो वो चाहेगा कि वो अपना एजेंडा भी उसको चलाए। तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी को बनाने का कि हम अच्छा शिक्षा दे सके, वो सबसे पीछे रह जाएगा। बाकी पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो हावी होगा। इसके बाद एक इन्होंने बिल पास किया है, आप सबके भी सम्मान में आया होगा, कि ये नकल जो होता है, जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है, नकल जो सरकारी परीक्षा में जो होता है, उसके रोकथाम के लिए इन्होंने बिल लाने का निर्णय लिया। सोच हम लोग को भी लगा कि अच्छा ही होगा कि जो झारखंड का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये इस पर नकेल लगाना जरूरी है, क्या कोई किसी न किसी रूप से बदनामी इनकी हो रही है। कोई भी सरकार रहा हो, ये जो परंपरा है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब बड़ा क्लीन तरीके से जो है रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाते। इसीलिए झारखंड की बहाली जो है कुछ तो कोर्ट से रुक गया, कुछ इनकी प्रक्रिया में ही अटक करके रह गया, नहीं हो पाया। लेकिन जब हम लोगों ने बिल का अध्ययन किया तब इस बिल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों को देखने को मिली। और जो सबसे इंटरेस्टिंग विषय था वो तुरंत हम लोगों के समझ में आ गया कि ये बिल सरकार ने आनंद फानंद में क्यों लाया। सरकार ने ये किया कि अगर कोई व्यक्ति इन संस्थानों से जुड़ा हुआ हो तो उस व्यक्ति पर, उसके रिश्तेदार पर और उसके दोस्त पर कोई भी केस नहीं हो सकेगा, कोई केस नहीं होगा। दूसरा, जो भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा, चाहे वो छात्र हो, प्रेस के लोग हों या पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लोग हों, चाहे कोई आम आदमी हो, उसको बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा और ट्रायल करने के बाद उसको 10 साल की सजा मिलेगी। तो मतलब जो गलत करेगा उसको, उसके नाम से केस नहीं होगा, और अगर आप विरोध करिएगा तो आपको अकारण जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ये निर्णय सरकार ने इस बिल के माध्यम से लिया। अब जब बिल पे चर्चा होने लगी तो मंत्री ने जवाब दिया कि साहब, उत्तराखंड में और गुजरात में बहुत समय से बिल में ऐसा प्रोविजन है। इस बार विधानसभा में हम लोगों को देखने को मिला कि हर चीज में, विधानसभा में रांची में रेप हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है, रांची में हत्या हो रही है,
किसी को मतलब नहीं है। लेकिन मणिपुर में अगर किसी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है जो गलत है, उसकी चर्चा झारखंड विधानसभा में कराने को लोग आतुर दिखे। ये बिल वहां पर चल रहा है, गवर्नर का जो की जगह पर मुख्यमंत्री बंगाल में है, तमिलनाडु में है, इसका रेफरेंस यहाँ पर झारखंड विधानसभा में आ रहा है। इसी प्रकार से इसका भी कि गुजरात में और उत्तराखंड में बिल्स में ऐसे प्रोविजन है, इसका यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को लगा कि सत्ता पक्ष के लोग अपने आप को एमएलए नहीं समझ करके एमपी समझ रहे थे और इस विधानसभा को विधानसभा नहीं मान करके पार्लियामेंट मान रहे थे, ताकि झारखंड का कोई भी चर्चा करना इनको मुनासिब नहीं लग रहा था। इससे पूरा भारतवर्ष की चर्चा झारखंड विधानसभा में हो रही थी। अब हमको नहीं पता कि गुजरात का क्या प्रोविजन है, उत्तराखंड का क्या प्रोविजन है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि गुजरात में जो नौ बहाली का ये होता है, गुजरात बदनाम नहीं है इस बात के लिए कि उनका क्वेश्चन पेपर लीक होता है या वहां पर सेटिंग करके कराया जाता है। लेकिन झारखंड है, अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले बार जो जेपीएससी की परीक्षा हुई तो प्रेस के माध्यम से स्टूडेंट्स यूनियन ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का संज्ञान लिया था कि एक ही रूम में, एक ही सेंटर पर, एक ही रूम में सीरियल वाइज लोगों को चयनित कर लिया गया। कुछ पहले तो सरकार ने डिनाई किया कि नहीं ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस है, हो सकता है, लेकिन बाद में सरकार ने अपनी गलती मानी और भूल का सुधार किया गया। तो अगर छात्र नेता आगे नहीं आते, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आगे आते, तो फिर सरकार अपने मंशा पे कामयाब हो जाती है। तो गुजरात का क्या इतिहास है इस मामले में हमको नहीं पता है, उत्तराखंड का हमको नहीं पता है, लेकिन अपने झारखंड का हमको पता है कि झारखंड में जेपीएससी दागी रही है, आज भी है, पहले भी एसएससी जो है दागी रही है और आज भी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम लाना जिससे कि इन दागी लोगों को बचाया जा सके, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही मामला हो सकता है। अब जब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ये बिल लाने की इनकी जरूरत क्या पड़ी, तो हम लोग का ध्यान आकृष्ट हुआ कि अभी ये लोग 26,000 सहायक शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। अब आपको ध्यान में होगा कि पहले तो शिक्षकों की सैलरी इन्होंने कम कर दी। पहले जिसको लोग शिक्षक बोलते थे उनको इन्होंने सहायक शिक्षक कर दिया और उसकी सैलरी जो पुराने समय में जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह को आधा करके बहाली ये लोग कर रहे हैं, आधे पे बहाली कर रहे हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर ये कानून बंद करके आ जाएगा तो यहाँ पर दोनों तरफ के लोग, उस तरफ जो बैठे हैं वो भी और इस तरफ जो बैठे हैं ये भी, लोगों को डर लगेगा प्रोटेस्ट करने में और ये लोग ये 26,000 का 26,000 नौकरी जो है ये लोग लूट लेगा, इसको बेचने का काम ये लोग करेंगे। यही है उद्देश्य इस बिल का। हजारीबाग से जुड़े भी कुछ मुद्दे इसमें आए। गैर सरकारी संकल्प के रूप में हमने हजारीबाग का एक बड़ा ही प्रमुख विषय था। आपके स्मरण में है कि जो थाना जो बनता है, थाने का नोटिफिकेशन कि वो किस पुलिस अनुमंडल में रहेगा, ये राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ये लोकल स्तर का विषय नहीं है कि अगर हजारीबाग कट्टमदाग का थाना हजारीबाग पुलिस अनुमंडल 2 के अधीन आता है तो उसको कहीं और नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन किसी परिस्थितिवश पहले के समय में कटकमदाग थाना को हजारीबाग 2 से हटा करके पुलिस अनुमंडल बड़का गांव के तहत में लाया गया। अब अमूमन कोई इंटरनल अगर बात हो जिससे पब्लिक को परेशानी नहीं हो तो हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कटकमदाग के लोगों का
हजारीबाग से नाता हर काम के लिए है, स्कूल, कॉलेज, कचहरी, डीसी, एसपी, मार्केटिंग, हर काम के लिए उनको हजारीबाग आना ही आना है। लेकिन बड़का गांव उनको किसी भी काम से जाना हो तो कोई विशेष प्रयोजन हो तो ही बड़का गांव जाए। दूसरा, हजारीबाग की दूरी 6 से 7 किलोमीटर थी और बड़का गांव की दूरी कुछ जगह से 25 से 30 किलोमीटर भी था। तो हम लोगों ने जब सरकार से इसका पॉइंट आउट किया तो आरक्षी अधीक्षक महोदय हजारीबाग ने इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और पुनः कटकमदाग को जो है अपने पेरेंट थाना, पेरेंट पुलिस अनुमंडल जो हजारीबाग पुलिस अनुमंडल 2 है उसके अधीन उसको कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कटकमदाग के लोगों को अब इस अपने डीएसपी के पास कोई काम से अगर जाना रहेगा तो अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग कल जब लौट के आए थे सदन से, कल ऑफिस में थे तो कुछ लोग मिलने आए हैं। उनका कहना था कि बाय द टाइम हम लोग डीएसपी पास जाने का सोचते थे तब तक हमारा केस ट्रू भी हो जाता था। मतलब अब है कि बड़का गांव स्पेशली हमको सोच के जाना है, 1000 रुपया का गाड़ी करें तभी जाएं, तो सोचते सोचते हमारा ट्रू भी हो जाता था और परेशानी फिर जो है लीगल कॉम्प्लिकेशन हमारी बढ़ जाती थी। अब इससे उनको जो है मुक्ति मिलेगा। एक और बड़ा विषय जो कि इस सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है, ये मेरा कहना नहीं है, सरकार ने जवाब दिया है इसका। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में जो 2000 रुपए की राशि 3 किश्तों में आ रही है, मतलब 6000 रुपया प्रति एकड़ प्रति साल किसान को जो मिलता है, वो एक बहुत बड़ा राहत का कारण होता है किसान के लिए, एटलीस्ट उस समय में जब खेती बाड़ी का समय आ रहा हो। तो इस राज्य में लगभग 8.5 लाख, अब मेरे फिगर पे ध्यान रखिएगा दीजिएगा कि इस राज्य के 8.5 लाख और हजारीबाग जिले के 1,10,000 किसानों को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि ब्लॉक्स में जो ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय ने इनका जमीन का सत्यापन करके ऑनलाइन जो है उसकी टैगिंग नहीं की है। ये स्कीम पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में किसानों को वंचित रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके पदाधिकारियों ने काम नहीं किया। अब आप स्वयं एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अंचल कार्यालय व्यस्त किस चीज में। अभी आप एलपीसी के लिए पैसा दीजिए और जाइए, 10 मिनट में एलपीसी तो बन जाएगा। पैसा नहीं दीजिए तो रिजेक्ट पर रिजेक्ट होते रहेगा, जब तक कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक रिजेक्ट होते रहेगा। तो जो कार्यालय इस भ्रष्ट व्यवस्था में रम गया है, पूरी तरह से फैल गया है, उसको जन भावना का कोई कदर नहीं होगा। और इस राज्य के 8.5 लाख किसानों को मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 8.5 लाख किसान पूरे राज्य में और 1,10,000 किसान हजारीबाग जिले में वंचित है, चूंकि अंचल कार्यालयों ने यह नहीं किया। एक और प्रश्न मेरे द्वारा उठाया गया था कि जो पिछली बार धान का क्रय हुआ है उसमें अभी तक उसका पैसा नहीं दिया गया है, जबकि 7 दिन में पैसा देने की बात कही गई थी कि हम लोग धान लेंगे और 7 दिन के अंदर में पैसा देंगे। आज लगभग 1 साल, पिछले साल का क्रॉप था, इस साल आ गया, लेकिन अभी तक जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। हजारीबाग में लगभग 61-62% की पेमेंट अभी तक किया गया है। सरकार को जो है एक्सपर्टाइज करना चाहिए और एक्सपर्टाइज करा करके इसके मामले को जो है शीघ्र पर शीघ्र करना चाहिए। सरकार कहने को तो बोलती है कि हाँ करेंगे, लेकिन उनके काम करने के स्पीड से हमको दिखता नहीं है
कि वो लोग कुछ करने के पोजीशन में हैं। तो ये बेसिक जनहित के मुद्दे थे जिनको कि हम लोगों ने एड्रेस किया। कुछ अदर विषय भी थे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक दिन अस्पताल में मोबाइल के रोशनी में पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा था, और साथ ही साथ एक तो बिजली नहीं है, इसका लोगों को लापरवाही का तो घोतक था ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें उसको उन्होंने अवसर में बदल दिया कि डीजल जो परचेज होना चाहिए जलाने के लिए, उस डीजल का बिल भी निकाल करके जो है उसको घोर-मट्टा करने का प्रयास किया। इसकी सूचना मैंने लिखित सूचना स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को दी। मंत्री ने उसमें जांच का आदेश दिया है 15 दिनों के अंदर। हम लोग उम्मीद, ऐसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है इस विभाग से कि कुछ होगा, इस विभाग से क्या, इस पूरे सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। कागज कभी मरता नहीं है, समय बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी, और आज जो कागज प्रमाण के रूप में जा रहे हैं, यही कागज जो है आगे के समय में कार्रवाई का विषय, कार्रवाई का कारण बनेगा। बहुत सारे अन्य क्वेश्चन हैं जो कि आए हैं, सभा पटल पर आए, जिनका डिबेट तो नहीं हो सका, लेकिन उनका जवाब सरकार के माध्यम से आया है। जैसे छड़वा डैम का गहरीकरण, गोंडा डैम का गहरीकरण, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कुछ सरकारी सेवकों का है कि भाई प्रमोशन कर दिया, लेकिन प्रमोशन के जगह पर बिठा नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्रमोट करके एक स्टेज ऊपर किया गया, लेकिन हम वहीं पर पदस्थापित हैं सालों से, तो मेरे प्रमोशन का फायदा क्या? तो ऐसे कुछ विषय भी हम लोगों ने इसमें लाए हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये जो बजट सत्र था, इसको सरकार ने अपने लूट के एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया, और जनहित का कोई भी विषय इसमें नहीं आ पाया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सरकार का जो बिल है, ये नकल करने वाला जो बिल है, इस पर आपका सकारात्मक पहल होना चाहिए, ताकि इस राज्य में काला कानून बनने से, अभी ये कानून का रूप नहीं बना है। हम लोग गवर्नर साहब के पास भी गए थे इसको लेकर के, उनको भी हम लोगों ने संवैधानिक रूप से इसको बताने का काम किया कि भाई इस बिल में ये त्रुटि है, और इस बिल के पास हो जाने से झारखंड के लोगों को क्या नुकसान होगा। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको बिल को देखेंगे, और इस बिल के एक अहम हिस्से को हम लोग फैसला आपके बीच में रख करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो जैसे मॉब लिंचिंग का बिल जब आया था, तो इन्होंने 2 लोगों को भीड़ माना था कि 2 लोग जहां मिल करके, मान लीजिए हम 2 लोग मिल करके अगर इनके साथ झगड़ा करें तो हम पर मॉब लिंचिंग का केस हो सकता था। इसी प्रकार से इन्होंने दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो पदाधिकारी होगा, पदाधिकारी, उनके मित्र, उनके निकट के लोग और उनके दोस्त। तो ये दोस्त की परिभाषा क्या होगी? आप किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं मान सकते। हम आज आप देख रहे होंगे कि फेसबुक में अमेरिका के किसी व्यक्ति को हम दोस्त बना लें, और अगर उसका भी मामला है तो उसको भी इम्यूनिटी मिल जाएगी, साथ ही तो इसका दोस्त है। तो दोस्त की परिभाषा को भी इस बिल में क्लियर नहीं किया गया। तो ये बिल फिर उसी तरह कानूनी दांव पेच में फंसने का उम्मीद है, क्योंकि सरकार के द्वारा परिपक्व तरीके से गंभीर चिंतन के बाद इस बिल का सृजन नहीं किया गया। तो ये जो अपडेट घटनाएं हैं इस सत्र का, उसका मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से हजारीबाग के लोगों को या इस राज्य के लोगों को इसका पता जरूर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो जो बहाली कर रहा है, जैसे जेपीएससी हुआ, जेएसएससी हुआ, अन्य कोई सूत्र जो बहाली करेगा, उस बहाली करने वाले इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों को
के जो ये है बिल की कॉपी अगर आप चाहेंगे तो वो उपलब्ध हो जाएगी। उसका दोनों इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों है और वो बड़ा क्लियर है। और किसी का कोई प्रश्न? हजारीबाग में आए दिन हो रहे चोरी की घटना और गोलियां तक चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हजारीबाग ही नहीं पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। खराब नहीं, बहुत खराब है। इसका विस्तार में अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था चौपट है बिल्कुल। कोयला बालू की तस्करी, पत्थर की तस्करी चरम पर है। ड्रग्स का व्यवसाय भरपूर रहा है। थानों में, ब्लॉक्स में, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और अगर आप एक कारण समझना का कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यही पदाधिकारी, यही थाना, यही ब्लॉक पहले इतना स्तर गिरा करके काम नहीं करता था जितना अभी कर रहा है। कारण सिंपल है, सरकार की इच्छा शक्ति। सरकार को इच्छा शक्ति नहीं है कि वो क्राइम को रोके, वो अपने जो यहाँ पर जो धांधली हो रहा है उसको रोके। तो ये पूर्णतः जो वर्तमान की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, इसके विफलता का नतीजा है कि अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खराब है। एक सवाल था, एनजीटी जब अक्टूबर नवंबर तक बैन किए हैं कोई भी खनन की कोई भी मिनल पे, तो अभी दिन दहाड़े बालू और कोयला चल रहा है, क्योंकि वही बालू रात में चलता है और उसका दाम दोगुना हो जाता है, जबकि ये बैन लगा हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि पूरे झारखंड में हजारीबाग क्राइम के दुनिया में नंबर 1 पे आया है, क्योंकि अखबारों का, चैनलों का ये एनालिसिस है, सर्वे है कि सबसे ज्यादा हजारीबाग में क्राइम हुआ है और केस भी दर्ज हुआ है। इसका सवाल मेरा। देखिए, सब मिनरल इसके दायरे में नहीं आता है। एनजीटी का बैन बालू पर है, क्योंकि बालू, उसके पीछे रीजन भी है कि जो बालू के संग्रहण का यही पीरियड है। जब नदी में पानी होता है तभी बालू का संग्रहण होता है। तो बालू का संग्रहण जब को रोकने के लिए कि ऐसा नहीं हो कि बालू संग्रह नहीं हो सके और नदी अपना रूप बदल दे, इसके चलते एनजीटी ने ये ऑर्डर पास किया। और हमने आपको पहले ही कहा कि ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है मिनरल्स को कंट्रोल करने में। आज बालू का जो है, चाहे झारखंड का कोई भी थाना, आप उस थाना क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो बालू का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। और ये भी बोलने में मुझे गुरेज नहीं है कि इसका व्यवस्था, इसका जो मैनेजमेंट है वो सीधे सरकार के लेवल से चल रहा है। ये जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, इसके छत्र छाया में, इसके प्रोटेक्शन में जो है ये काम किया जा रहा है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हजारीबाग टॉप पर है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे अगर आप पूरे ये में देखिएगा तो झारखंड भी नंबर 1 पर है। 2021 का एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि पूरे देश में 350 दंगे हुए, जिसमें 100 दंगा अकेले झारखंड के नाम से है। सरकार की विफलता फिर से आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे कि ये जो अभी चल रहा है, यही पदाधिकारी पहले भी थे, यही थाने पहले भी थे, यही ब्लॉक्स पहले भी थे, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं थी। ये स्थिति को खराब करने में जो राज्य सरकार का जो रोल है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार का जो रोल है, ये अहम है। इनके मैनेजमेंट के तहत में ये जो है ये अपराध का ग्राफ बढ़ा है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसका दोहन और शोषण भी किया है, लोगों को दूसरे नाजायज धंधों में बिजी किया है, ताकि
जो है लॉ एंड ऑर्डर सफर करे। नहीं सुनाई पड़ा भैया। देखिए, राजभवन हम गए थे 3 मुद्दे पर। कुलपति का जो विषय है ये अभी सरकार के विचाराधीन है। हम लोग 3 विषय पर कुलपति के राजभवन में गए थे। पहला विषय था कि अभी इंटर की परीक्षा की जो पढ़ाई है वो सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेजेस में इस साल भर तक होगा, अभी बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ सेंट कोलंबस कॉलेज, मार्खंड कॉलेज, ये सब जो है एडमिशन नहीं ले रहे। एक तो वो मेरा विषय था। दूसरा विषय था कि अभी आप देखिएगा कि जैसे आज प्रोफेसर की बहाली जो है 2008 के बाद से नहीं हुआ है, तो जेपीएससी को जिम्मेवारी है प्रोफेसर की बहाली करने का, लेकिन जेपीएससी अपना जो कोर है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का बहाली नहीं कर सकता है। तो हमने राज्यपाल महोदय को ये सलाह दिया कि भाई यूनिवर्सिटीज के लिए एक अलग से बहाली का कमीशन बनाए, एक अलग बॉडी बने, एक अलग एजेंसी बने जो कि केवल यूनिवर्सिटीज के लिए शिक्षक, गैर शिक्षक जो होता है उसका बहाली करे, ताकि ये आम में लटक नहीं जाए। दूसरा चीज है क्या कि अगर बहाली नहीं होता है तो आप जो प्रोफेसर हैं उनसे पूछिए, एक तो उनका प्रमोशन समय से नहीं होता है, दूसरा चीज है कि जो क्वालिटी की जो पढ़ाई होती है वो मिस हो जाता है। तो आप बहाली भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ठीक से शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज में बहाली का अपना कमीशन अगर हो जाएगा, अपना एजेंसी हो जाएगा, तो जब वैकेंसी होगा तब वो बहाली लेकर के आएगा। उसको जेपीएससी की तरह और जेएससी की तरह सरकार से गाइड होने का जरूरत नहीं रहेगा। ये 3 विषय को लेकर के गए थे हम, लिखित हम लोगों ने दिया है। गवर्नर महोदय ने सकारात्मक इसको लिया भी है और उनका भी मानना है कि नहीं, ये तीनों सजेशंस जो है अच्छा है। अगर ये हो जाए तो शायद जो है मतलब आपको इसमें क्वालिटी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। जिस तरह से विपक्षी दलों ने संगठन बनाया उसी के बैनर देश भर में जिस तरह से विपक्षी दलों ने संगठन बनाया है, उसी के बैनर तले अभी हजारीबाग में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कितना देखते हैं, क्या वो प्रभाव डाल पा रहे हैं? देखिए, बहुत दूर जाने का आपको जरूरत नहीं है। अभी आगे क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जो एकता है ना, ये कल रात में राज्यसभा में देखने में आ गया। और अगर इनके एकता में दम होता तो इन्हीं के दल के लोग जो है अपने आत्मा की आवाज पर हम लोगों की तरफ वोट देने के लिए प्रेरित नहीं होते। ये एकता कल ही दिख गया, इससे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या है कि ये जो दर्द है किस चीज का है ये आप भी समझ सकते हैं। और अगर अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक शेर के खिलाफ में बहुत सारे गीदड़ों ने एक टोली बनाई है। अब आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये गीदड़ों की टोली जो है इस शेर पर कितना सवारी कर पाएगा। इसका पहला उदाहरण आपको देखने को कल मिलेगा। अभी आगे देखते जाइए आगे क्या हजारीबाग में हमको किस रूप से देखना है। ये बना है राष्ट्र, ये बना तो दिल्ली में ही, देश के लेवल पर ही बना है और उसका एक ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लूट करके चली गई थी, उसी तरीके से ये भी इंडिया आई है और चली जाएगी। ये कुछ तो आपको अपना दिमाग भी चलाना है, आपके लिए भी तो कुछ, आपके मन का एक्सरसाइज के लिए भी कुछ तो हमको छोड़ के जाना है ना। ये तो आपको डिसाइड करना है। सर सदन में बहुत सारे आवाज आपने उठाई, जैसे छात्रों वाले जो भी है उसके विरोध में आपने धरना भी किया बहुत सारे मुद्दे को लेकर। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हजारीबाग नगर निगम हमेशा हर साल की तरह मतलब पानी में डूब जाता है, बरसात आता है, उस
पे क्या विधायक ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है प्रशासन के साथ मिलकर, पहले कोई लिया है जो अभी तक चल रहा है पॉलिसी, आगे आपने कोई इनिशिएटिव लिया उसमें? देखिए, दो बात है जिससे आपको समझना पड़ेगा। हजारीबाग ऐसे है, ऐसे बटन बाजार से जाइएगा तो बड़ी बाजार की तरफ पर जाते जाते बीच में एक नाला है, बड़ी बाजार से आइएगा तो एक नाला है, और ऐसे भी है, ऐसे इधर से जाइएगा तो नाला है और उधर से आइएगा तो नाला है। ये अंग्रेजों के समय से बना हुआ चीज है। पहले क्या होता था कि नाली खुला हुआ रहता था तो लोग नाली में कचरा भर देते थे, जिसके चलते रोड पे बहता था, जाम नहीं होता। अब बहुत जगह पे कवर्ड नाली बन गया है, लेकिन अभी नगर निगम को जरूरत है, सरकार के लेवल से कुछ करने की जरूरत नहीं है, नगर निगम को जरूरत है। मैं भी नगर निगम में रह चुका हूँ, 8 से 13 तक हमने भी परफॉर्म किया है। तो हम लोग मई के महीना में, अप्रैल अंत से शुरू करते थे डीप क्लीनिंग, नालियों की डीप क्लीनिंग, ताकि उसको डिसिल्ट किया जाए, ताकि बरसात का पानी जो है उसके माध्यम से जा सके। तो ये जो कोर हजारीबाग टाउन है, अगर इसमें ये प्रैक्टिस चलेगा तो कभी भी नहीं होगा। अब जो वर्तमान में नया नया मोहल्ला बन गया है, जिसमें चारों तरफ से घर बन गए हैं अनप्लान्ड तरीके से, ना कोई सीवरेज है ना कोई ड्रेनेज है, उसमें स्थिति कुछ अलग है। धीरे धीरे करके एक एक करके जहाँ जहाँ हम लोग के संज्ञान में आ रहा है, उसको हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो विषय है, इसको नगर निगम और नगर के जो सिविलियन है, इन दोनों को चिंता करना पड़ेगा वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात होने। 50 फीट का नाला कुमारटोली वाला 5 फीट का रह गया, उसमें एक बैंक नहीं हुआ है। कारण ये होता है कि पानी को तो रास्ता दीजिए और रास्ता घरों में पहुंचता है। ये आपका चिंता वाजिब है, हम लोग का भी चिंता है, लेकिन इंक्रोचमेंट करने वाले कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं और हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। उनको रिश्वत सद्बुद्धि दे और प्रशासन को कार्य करने की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सद्बुद्धि दे, तो जो नाला है इससे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। ये रोजमर्रा का एक जो सदर अस्पताल भी है इस गाँव में, तो एक जमाना था एक आजकल में कि रंजन जी भी 2 बजे रात में नजर आते थे, देखते थे। आज जो है स्थिति इतनी गंभीर है वहाँ, चाहे कोई एक्सीडेंट करके आ जाए, चाहे कोई डिलीवरी पेशेंट हो, चाहे कोई हो, अब वहाँ देखने वाले कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नजर नहीं आते हैं। बहुत होता है तो आप कॉल क्या जाते हैं या कहीं से इंफॉर्मेशन करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाइन हो रही है सरकार से, या कि आप छोड़ दिया गया है जनता को कि आप वैसे ही रहिए, आपका मेरा नहीं है, संसद विधायक नहीं है। आपकी बात का, आपके दोनों ही बात है, हम उसको हाँ नहीं बोलेंगे। एक तो रंजन जी आज भी 2 बजे उपलब्ध रहते हैं, सभी में नहीं है, और प्रैक्टिकली रोज ही रहते हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी कारण से रोज रहते हैं। और जितनी स्थिति आपने खराब कही, उतनी खराब स्थिति भी नहीं है। आज भी सदर अस्पताल में 1000 से ज़्यादा लोग पर डे आ रहे हैं। अव्यवस्था जरूर बढ़ा है, पहले की तुलना में बढ़ा है। जब सदर अस्पताल था तो इतनी खराब स्थिति नहीं थी। जब से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हुआ है तब से थोड़ी स्थिति डिक्लाइन की है, चूंकि मेडिकल कॉलेज में जो नए डॉक्टर्स की बहाली हुई है, उसमें से अधिकांश डॉक्टर बाहर के हैं और अपने ड्यूटी के समय में उपस्थित नहीं हो रहे। आप देख रहे होंगे कि जब जब भी जरूरत पड़ा है तो यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, हम लोग भी खड़े हुए हैं, और हम लोग कंपेल डेली बेसिस पर इनको करते हैं। आज आपको ये भी बता दें कि अस्पताल प्रबंधन के ऊपर से जिला प्रशासन ने डीडीसी को लगाया है। डीडीसी इसके पूरे कारोबार को देखती है। तो स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन हाँ, अगर प्रशासनिक लापरवाही से एक व्यक्ति भी मरता है तो वो हम लोग के लिए शर्म का विषय है, हम लोग के लिए डूब मरने का विषय है। तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं
और ये तो जी आज भी वहाँ पर जब जरूरत रहता है, समय का कोई बंदेज नहीं है, जब जरूरत रहता है तब खड़े होते हैं और आगे भी होते हैं। मोबाइल लाइट का ऑपरेशन हुआ, उस पर उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर किया है, चीफ को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया है। अब इंक्वायरी होकर के जो आएगा आउटकम उस पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। 15 दिन का समय है उसको, और रिटर्न जो है वो उनको मिला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को रिटर्न, और उनको लगता है कि 15 दिन के अंदर। एक बात था, एक थोड़ा सा प्रश्न था कि देखिए अभी बात चली अतिक्रमण वाले मामले थे, भाई अतिक्रमण बहुत है और शहरवासी भी करते हैं। करीबन 10 सालों से मामला चल रहा था चौपारण में, जो जंगल विभाग में अतिक्रमण था, और कल बड़ा जोर शोर से वहाँ पे हटाया गया। जितने होटल थे या उनकी थी सबको तोड़ा गया, लगभग 25-30 जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया वहां से। इसी बीच दो बात, जितने लोग थे वो लोग रोजगार को लेकर या अन्य चीजों को लेकर वहां के जनप्रतिनिधियों के पास गए, पूर्व के भी और जो वर्तमान है। पहली बाकी सारी चीजें हुई, अखबार में रिपोर्ट भी आया कि मानवता के आधार पर ये इस तरह से करके जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इनको देना चाहिए। अब 10 साल से आप अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर अब कौन सी मान्यता? ये एक प्रशासन के पक्ष है कि वो बहुत परेशान होता है। हजारीबाग की स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ वही है कि ऐसा नगर बस गया है कि अगर कल वहाँ बुलडोजर चलेगा तो सबसे अधिक भीड़ आपके घर के सामने है, लोग कहेंगे कि बचा लीजिए, और फिर आपके पास भी वही सुकून है। तो इस स्थिति से निपटने का यहाँ तक ये है कि जेवियर कॉलेज के पास एक सड़क हुआ करता था, वो सड़क ही लायक हो, बीच शहर से पूरी सड़क। कौन सा सड़क? कौन सा सड़क? जेवियर से लगा हुआ एक सड़क बीच में हुआ करता था, वो पूरी की पूरी जो डीसी तक पीटीसी और जूनियर के बीच में वो कंप्लीट गायब हो, मतलब शहर के बीच से सड़क चोरी हो गया और ये छुट्टी हो। तो इससे बचने का क्या उपाय है भाई? आप शहर का ही नाश कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, और आपकी स्थिति भी बहुत खराब रहती है कि आप लोग भी पाते हैं। कल की स्थिति को आप देखते बताइए। एकदम बहुत क्लियर है, मेरा कोई स्थिति खराब नहीं है, आइडियोलॉजिकली कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर है, और उसका आपके सामने रख रहे हैं। पहला क्या है कि एक समय नगर निगम ने सर्वे किया था कि इतने हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शायद 1412 या 1214, फिगर अभी याद नहीं है, आज से 4-5 साल पहले का विषय होगा। और वेंडिंग जोन बनाने की बात आई थी, जैसा कि रांची में भी बना है, देखेंगे आप जयपाल स्टेडियम में बना है। तो सरकार को चाहिए कि इन 1200 लोगों को रिप्लेस करें, और उसके बाद जितना भी तमाम है सबको हटाए। हम लोग किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, देखा देखी, आज आपके देखा देखी हमने दुकान लगाया, मेरा देखे देखिए इन लोगों ने दुकान लगाया, तो वो 1200 बढ़ करके शायद 10,000 हो गया, लेकिन ये परंपरा अच्छी नहीं है। तो जो लोगों को चिन्हित किया गया था उनको कार्ड भी दिया गया है, उनका नंबर भी है, और वेंडिंग जोन बनाने का यहाँ से मार्केट से ये नगर निगम के माध्यम से प्रस्ताव भी गया था कि जगह भी चिन्हित है, सब कुछ है, सरकार को केवल बजट देना है और ये निर्माण हो जाएगा। एक बार इनको यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, और उसके बाद जो थाने हैं, जो थाना कोई न कोई हिस्सा हर शहर का, हर गांव का किसी न किसी थाने के अधीन जरूर आता है। ये राज्य स्तर पर सरकार को नोटिफाई करना चाहिए कि अगर कोई भी अतिक्रमण कहीं पर भी होता है, पहले उनको सेटलमेंट करने के बाद, हम ये इसका वकालत बिल्कुल नहीं करेंगे कि पहले उनको हटा दिया जाए और कहीं जगह नहीं दिया जाए, उनको बेरोजगार कर दिया जाए और तब जो है सड़क को चौड़ा किया जाए। नहीं, आप उनको पहले बैठाइए और उसके बाद
एक भी अतिक्रमण कहीं पर भी पूरे राज्य में नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी थानों को आप दीजिए कि भाई थाना जो है कहीं पर भी अगर कोई अतिक्रमण होता है तो वो थाना का जिम्मेवारी रहेगा, और अगर कार्रवाई होगी तो कोई किसी को कुछ नहीं करना। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि पहले जो चिन्हित लोग हैं उनको आपको बसाना चाहिए, फिर सड़क पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने थोड़ा कम ही बोला, हम जब सामने से निकलते हैं ना तो सीधा नहीं निकल पाते, ऐसे टेढ़ा निकलना पड़ता है, साइड में घूम के निकलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी दुख इसलिए नहीं होता है कि भाई ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले एक बार बसाएं और उसके बाद फिर कभी बस इनको जो है सड़क पर कभी भी अतिक्रमण नहीं होने दें, सड़क नाली इस तरह की चीज़ों का अतिक्रमण नहीं। मेरा ये स्पष्ट है, आप आज पूछिए, 2008 में पूछते तो भी यही बात था, और आगे भी पूछिएगा तो इसी बात का वकालत करेंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।